हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एलियट वेव के इस कोर्स के अंदर आप सारी वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे और सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। हमने लास्ट वीडियो में दो रूल के बारे में डिस्कस किया था, रूल ऑफ एक्सटेंशन और रूल ऑफ अल्टरनेशन, जैसा कि आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। आज हम रूल ऑफ इक्विलिटी और रूल ऑफ चैनलिंग के बारे में समझेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि रूल ऑफ इक्विलिटी क्या होता है और रूल ऑफ चैनलिंग जो चैनल है उसका रूल क्या होता है एक इम्पल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में, ताकि हमें इम्पल्स का जो गुण है ना वो हमें पता होना चाहिए। एक्सटेंशन के बारे में तो हमने समझ लिया था कि भाई 5 की जो इम्पल्स होती है 1 2 3 4 5 1 3 और 5, उसमें कौन कौन सी एक बड़ी इम्पल्स होगी तो हम उसको एक्सटेंशन बोलेंगे, एक्सटेंडेड मतलब एक बड़ी होनी चाहिए कहने का मतलब। सेकंड में रूल ऑफ अल्टरनेशन में हमने ये सीखने की कोशिश करी थी कि अगर सेकंड वे में मान लो फ्लैट करेक्शन बन रहा है तो फोर्थ में फ्लैट करेक्शन नहीं बनेगा, हो सकता है उसमें जिगजैग बने या फिर ट्रायंगल बने। और सेकंड में मान लो जिगजैग बन गया तो फोर्थ में ट्रायंगल बन सकता है या फिर फ्लैट बन सकता है। और मान लो सेकंड में फ्लैट बन गया तो हो सकता है कि फोर्थ में फ्लैट तो बने लेकिन फ्लैट की कुछ और अलग कैटेगरी हो सकती है। रिट्रेसमेंट के रिट्रेसमेंट हो सकता है, सेकंड वेव ने 62% की रिट्रेसमेंट कर ली तो फोर्थ वेव 38% ही करे, 50% ही करे, तो इसको रूल ऑफ अल्टरनेशन बोला जाता है। अब अगला है रूल ऑफ इक्विलिटी और रूल ऑफ चैनलिंग के बारे में। तो आज हम इन दोनों रूल को डिस्कस करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि भाई रूल ऑफ चैनलिंग क्या होता है और रूल ऑफ इक्विलिटी क्या होता है। तो थर्ड रूल को देखने की कोशिश करते हैं, रूल ऑफ इक्विलिटी के बारे में। अब ये बहुत ही सिंपल रूल है और बहुत ही छोटा सा रूल है, इसको समझाता हूँ कैसे क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपका एक फर्स्ट वेव जो है स्टार्ट हुआ ऊपर की तरफ, ठीक है। फर्स्ट वेव जैसे यहाँ पर स्टार्ट हुआ और सेकंड वेव नीचे की तरफ यहाँ पर आया, सेकंड वेव यहाँ पर बन गया। अब रूल ऑफ इक्विलिटी ये कहता है कि अगर ये फर्स्ट वेव जो है बड़ा है, सपोज करो जैसे मान लो इसको बड़ा कर देता अपन, जैसे ये बड़ा है तो थर्ड वेव जो है, थर्ड वेव और ये फोर्थ वेव और ये फिफ्थ वेव, ठीक है, ये थर्ड बन गई हमारी, यहाँ पर हमारी थर्ड बन गई, यहाँ पर हमारी ये फोर्थ बन गई और ये हो गई हमारी फिफ्थ, ठीक है। जैसे ये हमारी फिफ्थ हो गई तो ये जो थर्ड है और ये जो फिफ्थ है ये आपस में सेम हो सकता है, मतलब थर्ड थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन थर्ड जो आपने पता है कि थर्ड कभी छोटा नहीं होता है, तो फर्स्ट अगर बड़ा है तो थर्ड कभी छोटा नहीं होगा, इसका मतलब फिफ्थ छोटी होगी। लेकिन अगर फर्स्ट बहुत बड़ा है, फर्स्ट बड़ा है तो रूल ऑफ इक्विलिटी जो रूल अप्लाई होता है वो थर्ड वाली पर और फिफ्थ वाली पर होता है, चाहे ये दोनों आपस में सेम ही क्यों ना हो, चाहे थर्ड बड़ी हो चाहे फिफ्थ छोटी हो, तो भी रूल ऑफ इक्विलिटी थर्ड और फिफ्थ पर अप्लाई हो जाएगा। कहने का मतलब ये इक्विलिटी कहलाएगी, ये दोनों चाहे दोनों आपस में सेम हो, चाहे फिफ्थ बड़ी हो चाहे थर्ड बड़ी हो, कैसी भी हो, अगर फर्स्ट बहुत बड़ी है एक इम्पल्स के अंदर तो थर्ड और फाइव पर रूल ऑफ इक्वलिटी अप्लाई हो जाएगा। कहने का मतलब ये आपस में सेम होंगे, इक्वल होंगे, ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, ठीक है, क्लियर है। अब जैसे मान लो आप, ये तो मैंने आपको बता दिया, अगर इन केस फर्स्ट बड़ा है तो ये फर्स्ट बना, ये सेकंड बना, और मान लो थर्ड बड़ा है, ये थर्ड बड़ा कर दिया, मैंने थर्ड बड़ा कर दिया, तो रूल ऑफ इक्विलिटी जो अप्लाई होगा वो फिफ्थ पर अप्लाई होगा, फिफ्थ पर और फर्स्ट पर, इस पर फर्स्ट पर और फिफ्थ पर अप्लाई होगा। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो रूल ऑफ इक्विलिटी किस पर अप्लाई होगा, फर्स्ट पर अप्लाई होगा और फिफ्थ पर अप्लाई होगा। इस केस के अंदर क्या हो गया कि फर्स्ट और फाइव आपस में सेम हो सकती है, आपस में सेम हो सकती है। सेम कैसे, जैसे मान लो फर्स्ट 500 पॉइंट की है और ये भी 500 पॉइंट की हो सकती है या फिर 400 पॉइंट की हो सकती है या फिर 600 पॉइंट की हो सकती है, आपस में इतनी ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि ये 500 पॉइंट की है तो ये 1000 पॉइंट की हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो रूल ऑफ इक्विलिटी किस पर अप्लाई होगा, फर्स्ट पर अप्लाई होगा, और रूल ऑफ किस पर अप्लाई होगा, फिफ्थ पर अप्लाई होगा। इन केस अगर थर्ड जो है वो बड़ी है तो, थर्ड बड़ी है तो फर्स्ट और फिफ्थ पर अप्लाई हो जाएगा। कौन सा रूल, रूल ऑफ इक्विलिटी वाला, क्लियर है। बहुत ही छोटे छोटे रूल है, इसमें ज़्यादा घुसने की जरूरत है नहीं हमें। अब देखते हैं, ये फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ और ये फिफ्थ। अगर मान लो फिफ्थ इस तरह से बड़ी है, इस तरह से बड़ी है, तो रूल ऑफ इक्वलिटी अप्लाई होगा रूल ऑफ फर्स्ट पर और थर्ड पर, क्योंकि फर्स्ट बड़ा, पांचवा बड़ा हो गया ना ये वाला, पांचवा बड़ा हो गया तो थर्ड पर अप्लाई हो जाएगा और वन पर अप्लाई हो जाएगा, सिंपल है। ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, तो 1 2 3 4 5, तो पांचवा अगर बड़ा है तो रूल ऑफ इक्वलिटी इन दोनों पर अप्लाई हो जाएंगे, फर्स्ट और थर्ड पर अप्लाई हो जाएंगे, सिंपल है, कुछ है नहीं इस रूल के अंदर। इक्वलिटी रूल किसको कहता है, इक्वलिटी रूल इसको कहता है अगर फर्स्ट बड़ा है
तो थर्ड और पांचवा आपस में सेम होंगे। अगर थर्ड बड़ा है तो फर्स्ट और फिफ्थ का रूल ऑफ इक्वलिटी अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर पांचवा बड़ा है तो रूल ऑफ एक इम्पल्स फर्स्ट और इम्पल्स थर्ड, इन दोनों पर रूल ऑफ इक्वलिटी अप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट और थर्ड आपस में सेम होंगे, ज़्यादा बड़ा होगा ही नहीं कुछ भी। जैसे मान लो फर्स्ट अगर 600 पॉइंट का है तो थर्ड जो है वो 700 पॉइंट की हो सकती है, ज़्यादा 800 पॉइंट की हो सकती है बस। लेकिन रूल ऑफ इक्वलिटी तो इन दोनों पर अप्लाई होगा। समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये जो रूल है वो कहलाता है रूल ऑफ इक्वलिटी, आपस में इम्पल्स का बड़ा और छोटा होना। अब अगला रूल जो है वो ये कहता है, अगला रूल ये कहता है कि रूल ऑफ चैनलिंग। अब फ्रेंड्स आप मत सोचना कि मैंने रूल ऑफ इक्वलिटी के बारे में बताया तो आप यूट्यूब पर जाकर के देखो, उससे इतना बिल्कुल इतना सही है, ज़्यादा कुछ नहीं। जब अपन इम्पल्स के कैलकुलेशन करेंगे ना तब मैं आपको सिखाऊंगा कैसे क्या होता है। अगला है रूल ऑफ चैनलिंग के बारे में। तो रूल ऑफ चैनलिंग को समझने की कोशिश करते हैं और ये कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है उसके बारे में सीखने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हमें चार्ट पर चलना पड़ेगा और चार्ट पर सीखते हैं, वहीं पर मैं ड्रॉ करके आपको सिखाऊंगा। जैसे इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, रूल ऑफ कौन सा समझ रहे हम? रूल ऑफ चैनलिंग। रूल ऑफ चैनलिंग के बारे में समझने की कोशिश करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। आइए सीखते हैं इसको, थोड़ा सा इस तरफ कर देते हैं। क्या हो गया? ठीक है, ज़्यादा उस तरफ जा नहीं रहा। तो रूल ऑफ चैनलिंग के बारे में हम सीखने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनना, जब भी यहाँ से फर्स्ट इम्पल्स मान लो बन गया, जैसे ये फर्स्ट इम्पल्स बन गया और आपके सामने सेकंड इम्पल्स भी बन गया। यहाँ पर फर्स्ट इम्पल्स और सेकंड इम्पल्स जब हमारे सामने आ जाते हैं तो ये बन गया हमारे सामने फर्स्ट और ये बन गया हमारे सामने सेकंड। बहुत ही ईजी रूल है ये वाला भी, और मुझे ये पसंद है ये रूल। फर्स्ट इम्पल्स और सेकंड इम्पल्स मेरे सामने बन चुकी है, क्लियर बन चुकी है। अब हम यहाँ पर खड़े हैं। अब मुझे ये पता करना है कि थर्ड इम्पल्स कहाँ तक बनेगा, कैसे क्या बनेगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जब भी आपके सामने फर्स्ट इम्पल्स और सेकंड इम्पल्स बन जाए आपको इस तरह से 0 और ये जो 2 का जो पॉइंट होगा ना, इस तरह से ट्रेंड लाइन खींच देनी है, खींच देनी। इसको क्या कहते हैं? 0 टू ट्रेंड लाइन। क्या बोलते हैं इसको? 0 टू ट्रेंड लाइन। तो हमने यहां पर क्या करा कि 0 टू ट्रेंड लाइन खींच दी। 0 और सेकंड को पॉइंट को मिलाते हुए मैं 0 टू ट्रेंड लाइन खींच देनी है फर्स्ट और इम्पल्स जब बन जाए तब। अब क्या करना है? अब आपको यह करना है कि इसी के समानांतर 0 2 के समानांतर आपको यहां पर एक ट्रेंड लाइन और खींच देनी है, यहां से इसी के समानांतर इस तरह से। किस तरह से खींचोगे? इस तरह से। इन दोनों में बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इस तरह से खींच दो, गलत है। इस तरह से खींच दो, गलत है। आपको खींचनी है बिल्कुल इस तरह से। किस तरह से खींचनी? इस तरह से। जब आप उसको इस तरह से खींचोगे तो आपको यहां पर जो है इस तरह से हम क्यों खींचते हैं? 0 टू ट्रेंड लाइन के समानांतर पैरेलल लाइन क्यों खींचते हैं? ताकि हमको यहां पर थर्ड वेव जो बनेगी ऊपर की तरफ में उसका संभावित टारगेट ऊपर की तरफ हमें पता चले, जिस तरह से ऊपर जाएगा। जैसे मान लो ये ऊपर की तरफ चला गया, जैसे ये ऊपर की तरफ चलता जा रहा है, इसका मतलब थर्ड वेव बन रही है। और मान लो ऊपर की तरफ बनने के बाद में और फिर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब हमको यहाँ पर कहीं ना कहीं थर्ड वेव जो है यहाँ पर हमें मिल चुकी है। ठीक है, इस तरह से जब ऊपर की तरफ हो तो हमें थर्ड वेव का टारगेट पता करने के लिए 0 टू ट्रेंड लाइन खींच देते हैं और इसी के समानांतर 1 की लाइन को ऐसे खींचना होता है, ताकि हमको जब इस तरह से ऊपर की तरफ ये जो प्राइस चलता है आपके सामने, ये जो ऊपर की तरफ प्राइस जो ऊपर की तरफ चला है ये वाला, ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि थर्ड वेव जो ऊपर की तरफ कंटिन्यू है। ठीक है, हमें ये पता चलता है कि थर्ड वेव जो ऊपर की तरफ कंटिन्यू है। ठीक है, क्लियर है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है थर्ड वेव जो है यहाँ पर मार्क हो गई है। अब हमें क्या करना है? अब आपको क्या करना है कि 0 जो 2 की ट्रेंड लाइन है इसको डिलीट कर देना है। ध्यान रखना, किसको डिलीट करना है? 0 2 ट्रेंड लाइन को। और आपको क्या करना है? 1 और ये जो थर्ड का पॉइंट हाई हमें मिल, अब हमें थर्ड मिल चुकी है। थर्ड अगर हमें मिल चुकी है तो 1 थर्ड के ट्रेंड लाइन को खींच देना है और आपको यहां पर मार्क कर देना है थर्ड के ट्रेंड लाइन को। क्लियर है? थर्ड वेव यहां पर मार्क कर देनी। तो 1 और थर्ड हमें पता चल चुका है, हमें थर्ड वेव मिल चुकी है। अगर हमें थर्ड वेव मिल चुकी है तो अब हमें पता करना है फोर्थ वेव के बारे में, क्योंकि हमें फोर्थ वेव मिली नहीं है। हमारे सामने 1 बन चुका है, 2 बन चुका है, 3 बन चुका है। अब हमें फोर्थ का पता लगाना है। अब हमें फोर्थ का पता लगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1 और थर्ड के समानांतर हमें क्या करनी पड़ेगी? एक ट्रेंड लाइन खींचनी पड़ेगी इस तरह से। ऐसे नहीं खींच सकते आप, ऐसे नहीं खींच सकते आप।
आपको खींचना पड़ेगा इस तरह से, आपको खींचना पड़ेगा इन दोनों में इस तरह से, जैसे आपको दोनों में लगे कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल एक चैनल बना हुआ है प्रॉपर, पैरेलल लाइन है और बिल्कुल एक डॉट ये पॉइंट इसको टच करते हुए रहना चाहिए। और आपको बिल्कुल ऐसा लगना नहीं चाहिए कि इसके अंदर कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बिल्कुल इसके अंदर वो गैप बना हुआ है। ठीक है, ये क्लियर कट आपको नहीं लगना चाहिए कि इसमें कोई गैप वेप बना हुआ है। जैसे गैप कैसे, ऐसे रुकना एक सेकंड, रुकना एक सेकंड, ये पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह से समानांतर लाइन होनी चाहिए। क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। ठीक है, जब इस तरह से समानांतर चैनल खींच जाएगा तब क्या होगा, ये यहां से जो गिरावट कर रहा होगा यहां से, ये इसको टेस्ट करेगा या फिर इसको ब्रेक करेगा। मान लेते हैं इसने इसको यहां पर ब्रेक करके और क्लोज करके और ऊपर चलना चालू कर दिया, जैसे इसको क्लोज करा और ऊपर चलना चालू कर दिया, ऊपर चलने की लाइन दूसरी लगा देते हैं, जैसे ये ऊपर चलना चालू हो गया इस तरह से। ठीक है, यहां पर इसने इसको क्लोज कर दिया। अब हमें क्या करना है कि ये जो 1/3 की जो ट्रेंड लाइन है इसको डिलीट कर दो। आप ये करते रहना, आपको वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, 1/3 के ट्रेंड लाइन डिलीट करो और हमें अब फोर्थ वेव जो है यहाँ पर मिल चुकी है। हमें यहाँ पर फोर्थ वेव जो मिल चुकी है, अगर हमें यहाँ पर फोर्थ वेव मिल चुकी है तो हमें ये जो 2 है, 2 जो है अब हमें इस तरह से 2 की ट्रेंड लाइन इस तरह से खींचनी है। इसको कहते हैं 2-4 की ट्रेंड लाइन। क्या कहते हैं इसको, 2-4 ट्रेंड लाइन। क्या कहते हैं दोस्तों, 2-4 की ट्रेंड लाइन। ये हमने 2-4 की ट्रेंड लाइन खींच दी। अब हमने 2-4 की ट्रेंड लाइन खींच दी क्योंकि हमें फोर्थ वेव मिल चुका है। अब हमें अगर फोर्थ वेव जो है मिल चुका है, रुकेगा फ्रेंड्स, अब हमें अगर फोर्थ वेव मिल चुका है तो हमें क्या करना है कि फिफ्थ वेव का टारगेट पता करना है। फिफ्थ वेव के टारगेट के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको थर्ड से एक ट्रेंड लाइन खींचनी पड़ेगी इस तरह से, जो बिल्कुल एक समानांतर हो इस 2-4 ट्रेंड लाइन के। और समानांतर कैसे होगी, ये ऐसे होगी। क्लियर है, ये ऐसे होगी। अब हमने क्या करा, 2-4 ट्रेंड लाइन के 3 से ट्रेंड लाइन खींच दी फिफ्थ का संभावित टारगेट पता करने के लिए, प्रोबेबिलिटी पता करने के लिए कि पांचवी वेव जो है कहां पर खत्म होगी। बिल्कुल हमने चैनल बराबर बना लिया है। अब ये जो बन रहा है आपके सामने, ये हमें देखना पड़ेगा कि ये किस तरह पर खत्म होता है। जैसे मान लो नीचे आया, इसको बनाते हैं वापस, रुको। जैसे यहाँ से ऊपर चलना चालू हुआ, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया और इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया। मान लो ब्रेकआउट किया या फिर इसको टेस्ट करके नीचे की तरफ चलना चालू हो गया और फिर वापस इसको ब्रेकआउट कर दिया। इसका मतलब फिर तो अभी भी चल रहा है और नीचे की तरफ आया और मान लो इस तरह से नीचे ब्रेकडाउन कर दिया। ठीक है, इसका मतलब जब भी इसको ऊपर वाले ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा ना, ध्यान रखना, ऊपर की ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा, तब आप समझ जाना पांचवी वेव जो है आपकी यहाँ पर बन चुकी है। जहां पर भी टेस्ट करे, जैसे यहाँ पर टेस्ट करा, यहाँ पर टेस्ट करने के बाद में मान लो नीचे आ रहा है, ये फिर मैं आपको आगे समझाऊंगा कि फिफ्थ वेव जो है पूरी टर्मिनेशन कहाँ पर हो जाती है। लेकिन अभी आप ये समझो कि जैसे मान लो नीचे आया और फिर अगेन ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया, इसका मतलब फिफ्थ अभी भी रनिंग में है। और जब नीचे आने लग जाए, स्विंग लो कर जाए, तब समझ जाना कि पांचवी वेव जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। पांचवी वेव जो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, इसका मतलब पांचों वेव जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे सामने पांचों वेव बन चुकी है। पांचों वेव बन चुकी है तो अब आप यहाँ पर 1/3 ट्रेंड लाइन खींच सकते हो इस तरह से। और फिर और आगे पता लगाना है तो आपको एक ऐसे खींचनी पड़ेगी इस तरह से, इस तरह से। फिर आप और पता लगा सकते हो आगे की तरफ 5, 3, 6, ये आपको मैं बाद में सीखूंगा। लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना सा सीखना है 1, 2, 3, 4, 5 ये कैसे पता लगाते हैं। ठीक है, तो आपने इस चैनलिंग के थ्रू ये पता करा कि कैसे आपकी पांचों के पांचों इम्पल्स की काउंटिंग जो है कैसे करनी है, हमें कैसे हमें पता चलेगा कि 5 इम्पल्स में बना है कि नहीं बना है। तो इस तरह से आपको बनाते रहना है चैनलिंग को और आपको पता करना है। क्लियर है, तो ये है चैनलिंग का रूल। इसको मैं आपको एक बैंक निफ्टी के ऊपर समझाने की कोशिश करता हूं कि अभी रिसेंटली में बैंक निफ्टी के अंदर बन रहा है, इसको हम समझेंगे और फिर मैं आपको कुछ और समझाऊंगा एग्जाम्पल के अंदर। ठीक है, आप ये समझो बैंक निफ्टी के अंदर इसको ना 1 घंटे का चार्ट कर देते थे ताकि आपको समझ में आएगा क्लियर। ये 1 घंटे का चार्ट है, इसको ना डेली करते, फिर इसको 1 घंटे पे भी कर देंगे। यहाँ पर आप समझो कि ये समझो कि एक करेक्शन मान लो यहाँ पर ओवर हुई है, ठीक है, 0 पॉइंट है और यहाँ से ऊपर की तरफ में स्टार्ट हुआ और ये फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, ये इसने फर्स्ट वेव जो है यहाँ पर मार्क करी। कहाँ पर बने, इसने फर्स्ट वेव यहाँ पर बनाई। क्लियर है, फर्स्ट वेव हमारी यहाँ पर बनी,
और सेकंड वेव हमारा यहाँ पर बना, सेकंड वेव हमारा यहाँ पर बना, फर्स्ट वेव और सेकंड वेव हमें मिल चुकी है। तो हमें क्या करना है कि इस 0 पॉइंट से लेकर के इस सेकंड पॉइंट पर इस तरह से ट्रेन लाइन खींच देनी, ठीक है। खींच दी हमने ट्रेन लाइन। अब हमें 0 टू ट्रेन लाइन पता चल चुका है, तो अब हमें क्या करना है कि थर्ड वेव का पॉइंट पता करना पड़ेगा ऊपर की तरफ में कि थर्ड वेव कंप्लीट कहाँ पर हुई है। उसके लिए मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि अगर आपको 0 टू ट्रेन लाइन खींचने के बाद में फर्स्ट और वेव सेकंड वेव पता लग गई है और थर्ड वेव के बारे में पता करना है, तो फर्स्ट वेव का जहां पर भी हाई लगा होगा वहां से ट्रेन लाइन खींचनी है और इसके समानांतर ट्रेन लाइन खींचनी है, ठीक है। और समानांतर ट्रेन लाइन खींचेंगे तो आपको ये इस तरह से दिखेगी। किस तरह से दिखेगी? इस तरह से दिखेगी। तो फर्स्ट और सेकंड और इस तरह से ट्रेन लाइन आपको दिखेगी। तो इसमें आप देखिए थर्ड वेव का हमें टारगेट पता करना है, ये इसके ऊपर ब्रेकआउट करके चला गया, इसका मतलब थर्ड वेव अभी भी कंटिन्यू में, थर्ड वेव अभी भी कंटिन्यू में है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो थर्ड वेव है बन रही है प्रोग्रेस में, ठीक है। और यहां पर देखो जैसे ही इसने 60 मिनट के चार्ट पर ये जो स्विंग लो वगैरह काटा होगा, तब हमें ये पता चला कि थर्ड वेव जो है यहाँ पर कंप्लीट हुई है, ठीक है। बाकी अगर मान लो जैसे यहाँ पर इसने इसको टेस्ट करा और यहीं से नीचे की तरफ आ जाता, इसका मतलब थर्ड वेव इतनी छोटी हो ही नहीं सकती, तो थर्ड वेव अभी बनी नहीं है। तो ठीक है, तो थर्ड वेव बनी नहीं है और इसका फर्स्ट वेव का ही ABC होगा। तो इसने यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद में ये साइडवेज जोन इसने क्रिएट करा। इसका मतलब थर्ड वेव जो है हमारी यहाँ पर मार्क हो चुकी है। क्यों थर्ड वेव यहाँ पर मार्क हो चुकी है? क्योंकि यहाँ पर इसने स्विंग लो नीचे की तरफ काट दिया है, स्विंग लो जो है वो नीचे की तरफ काट दिया है। तो इसका मतलब हमारे सामने ये थर्ड वेव बन चुकी है। थर्ड वेव अगर यहाँ पर बन चुकी है तो हमें अब क्या करना है कि फर्स्ट और थर्ड वेव का जो हाई पॉइंट है वो हमें इस तरह से मार्क कर देना है। क्यों करना है फर्स्ट? अब ये 0 टू ट्रेन लाइन आपकी डिलीट हो जाएगी, किसी काम की नहीं है। अब आपकी जो काम की फर्स्ट और थर्ड ट्रेन लाइन आपको खींच देनी है। अब आपको क्या करना पड़ेगा पता है? अब आपको पता करना है कि ये जो फोर्थ वेव बन रही है ये कहां पर कंप्लीट होगी, ये कहां पर कंप्लीट होगी। ये फोर्थ वेव पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट और थर्ड के समानांतर आपको 2 की ट्रेन लाइन खींचनी पड़ेगी। और वो भी किस तरह से? समानांतर। ऐसे नहीं खींच सकते आप कि इसको इसको टेस्ट कर लो, ऐसा नहीं होता है। आपको इस तरह से ऐसे भी नहीं खींच सकते आप, बिल्कुल दोनों में गैप समान होना चाहिए। समानांतर लाइन आपको खींचनी, बिल्कुल मैं आपको देख पा रहा हूं आपका समानांतर ट्रेन लाइन। अगर आप ऐसे नहीं खींच पा रहे हो तो आप एक चीज और कर सकते हो, यहां पर आपको एक सेकंड दिखेगा, रुको आपको मैं एक चैनल, ये रहा फिबोनाची चैनल, ये बना सकते हो आप। ये कैसे बनता है? एक सेकंड, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, चैनल कहाँ गया? चैनल कहाँ गया यार? यहीं तो रहता है, ये रहा पैरेलल चैनल, ठीक है। ये इस तरह से आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ पर मिला करके इसको खींचना चाहे, आपको पता नहीं चल रहा अभी मैं कैसे खींचूं। आप इस तरह से ये डॉट यहाँ पर टच कर लो इसको और फिर लंबा कर दो इसको इस तरह से, ताकि आपको उस तरह से नहीं खींच पा रहे हो तो आपको ये पता चल जाएगा। ये दोनों समानांतर होगी, आप ध्यान से देखो, ठीक है। इसको आप ऊपर लंबा खींचते जाओ, आपको और पता चल जाएगा। अब क्या होगा कि आपने क्या करा, 1 और 3 की ट्रेन लाइन खींच दी इस तरह से और इसी के समानांतर आपने चैनल बना दिया। अब क्या होगा, मेरे को फोर्थ पता करना है। जैसे यहाँ पर साइडवेज हो रहा है, जैसे यहाँ ऊपर जा रहा है, यहाँ ऊपर जा रहा है, यहाँ पर ऊपर आया, यहाँ पर ऊपर आया। जैसे ही इसको टेस्ट करेगा यहाँ पर हमें फोर्थ मिल जाएगी, यहाँ पर हमें फोर्थ मिल जाएगी। चाहे भले यहाँ से नीचे की तरफ पूरा का पूरा यहाँ से नीचे की तरफ गिर जाए और इसको टेस्ट कर ले, यहाँ पर हमें फोर्थ मिल जाएगी। जैसे ही हमें यहाँ पर फोर्थ मिल जाएगी और इसको टेस्ट कर लेगा इसके आसपास, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके यहाँ पर फोर्थ मार्क कर देंगे और इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। इसको हमने डिलीट कर दिया, यहाँ पर हमें फोर्थ मिल गई। अब हमने वापस ट्रेन लाइन से चलते हैं ताकि ट्रेन लाइन से इसको थोड़ा सा और समझ में आएगा। अब आपकी ये 1 और 3 की ट्रेन लाइन चल रही थी, ठीक है। और हमने क्या करा था कि इसी के समानांतर ये लाइन खींची थी, जिससे हमें क्या हुआ, जैसे मान लो यहाँ पर इसको टेस्ट मान लो नहीं भी करे और इसी को यहाँ पर मान लो इसको टेस्ट नहीं भी करे, यहाँ आए और यहीं से मान लो ऊपर की तरफ चला जाए, यहीं से मान लो ऊपर की तरफ चला जाए, इसका मतलब फोर्थ यहाँ बन गई है। फोर्थ अगर यहाँ पर बन चुकी है तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा कि अब हमें 1/3 की ट्रेन लाइन को डिलीट करना है। किसी काम की नहीं है अब वो, क्योंकि हमें फोर्थ का लो पॉइंट मिल चुका है।
फोर्थ का हमें अगर लो पॉइंट मिल चुका है, अब हमें क्या करना है, जैसे मान लो यहाँ पर फोर्थ वेव बन गई, तो 2 और 4 के ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके खींच देना है, ऐसे ऐसे, ठीक है। 2 और 4 के ट्रेंड लाइन हमने टेस्ट करके खींच दिया। अब हमको क्या करना है कि हमें फिफ्थ पता करना है। फिफ्थ हमें पता करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो थर्ड वेव का हाई पॉइंट है, यहां से इस तरह से ट्रेंड लाइन खींच दो आप, इस तरह से ट्रेंड लाइन खींच दो और आपको पता चल जाएगा कि फिफ्थ वेव का हाई कहां पर लगने वाला है, क्योंकि समानांतर लाइन खींचनी है। 2 4 की ट्रेंड लाइन हमने खींच दी ये वाली। अब हमको यहां पर क्या करना है, फर्स्ट का हाई पॉइंट पिक कर करके इसी तरह से सीधी लाइन इस तरह से खींच देनी है। तो इससे क्या होगा, ये जो फिफ्थ जो चल रहा है आपका, इसको ब्रेकआउट करे, इसको टेस्ट करे, जहां पर भी इसको टेस्ट करेगा, हमें पता चल जाएगा कि यहां पर हमारा फिफ्थ वेव बन चुका है। हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमारा फिफ्थ वेव जो बन चुका है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिफ्थ वेव को मार्क कर देंगे। तो इस तरह से हमको जो है पता लगाना पड़ता है कि कैसे हमारी इंपल्स जो है कहाँ पर कंप्लीट हो रही है। जैसे मान लो सीधा चला और यहीं पर इसने इसको टेस्ट कर लिया, ठीक है, इसको बनाते हैं वापस, इसको इससे बनाते हैं। जैसे यहाँ पर इसने फोर्थ को टेस्ट करा, ऊपर चलना चालू करा, नीचे आया, ऊपर चलना चालू करा, इसने इसको ऊपर ब्रेकआउट कर दिया, फिर नीचे की तरफ, इसको फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया। इसका मतलब पांचवा भी चल रहा है। जैसे ही ये स्विंग लो कट जाएगा नीचे की तरफ में, आप समझ जाना पांचवा यहाँ मार्क हो गया, ठीक है, पांचवा यहाँ मार्क हो गया। पांचवा अगर यहाँ पर मार्क हो चुका है तो इसका मतलब हमारे सामने पांचवी वेव बन चुकी है, पांचवी वेव बन चुकी है। इसको हम बना देते हैं यहाँ पर वापस से। यहाँ इसने टेस्ट किया, ऊपर चलना चालू हुआ, नीचे आया, ऊपर चलना चालू हुआ, नीचे आया, ऊपर चलना चालू हुआ, इसको ब्रेकआउट करा और यहाँ पर ब्रेकआउट करा और इसने इसको सिंगलो काट दिया, इसको नीचे आ गया, इसका मतलब पांचों वेव यहाँ पर कर दिया। तो 5 की इंपल्स पूरी की पूरी यहाँ बन चुकी है। जब पांचों वेव पूरी की पूरी बन जाए तब आप इसको हटा दो और इसको भी हटा दो। अब किसी काम का नहीं, क्योंकि पांचों की पांचों इंपल्स हमारे सामने आ चुकी है। तो पांचों इंपल्स बन चुकी है। उसके बाद में जब पांचों इंपल्स बन जाती है तो 1 साइकिल डिग्री जो है एक पूरा पूरा डिग्री का एक इंपल्स बन जाता है यहाँ पर। क्लियर है, पूरा का पूरा एक इंपल्स यहाँ पर जो है बन जाता है। इसको बना देते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, एक इंपल्स हमारा यहाँ पर बन चुका है। अगर एक इंपल्स हमारा यहाँ पर बन चुका है, अब आपको क्या करना है कि एक सेकंड वेव की डिग्री का पता लगाना है, कितनी करेक्शन आएगी कितनी करेक्शन नहीं आएगी। उसके लिए हम पैटर्न कन्फर्मेशन के रूल को जब पढ़ेंगे तब समझेंगे। तो आज मैंने आपको ये समझाया कि चैनलिंग के रूल कैसे होते हैं और कैसे हमें इंपल्स के बारे में पता करना होता है। और उसी के अंदर आप इक्वलिटी का रूल भी समझ लो, कोई सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं इक्वलिटी के रूल को। जैसे ये समझो कि ये यहाँ पर जो है फर्स्ट वेव कितने पॉइंट की, ये हम पता लगाते हैं एक बार। तो यहां से लेकर के यहां तक हम देखते हैं कि फर्स्ट वेव कितने पॉइंट की। फर्स्ट वेव देखो 4174 पॉइंट की है, ठीक है। अब यहां से लेकर के थर्ड वेव कितने पॉइंट की लगाते हैं पता। थर्ड वेव जो है इस थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं। ये फर्स्ट वेव है 4278 पॉइंट की और थर्ड वेव देखो कितनी 6924 की। इसका मतलब ये बहुत बड़ा है, थर्ड वेव बड़ा है। तो इक्वलिटी का रूल फर्स्ट और फिफ्थ पर लगेगा, फर्स्ट और फिफ्थ पर लगेगा। मैं ये मानता हूँ यहाँ से मान लो चलो ऊपर की तरफ चला जाए, तो यहां से आप 4000 पॉइंट ऐड कर लो निफ्टी बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ, ये ऐसा। और मान लो 4000 पॉइंट नहीं भी बने, सपोज करो मान लो 3000 तक, तो ये दोनों ही इक्वलिटी के रूल अप्लाई हो जाएंगे और ये एक्सटेंशन के रूल में चला जाएगा। थर्ड वेव जैसे बड़ी होती है यहाँ पर बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है इस तरह से। तो इस तरह से रूल ऑफ इक्वलिटी का रूल अप्लाई होता है, क्योंकि थर्ड बड़ा है तो फर्स्ट और फिफ्थ पर रूल ऑफ इक्वलिटी अप्लाई हो जाएगा। किस पर अप्लाई हो जाएगा, इस पर अप्लाई हो जाएगा। कौन सा रूल अप्लाई हो जाएगा, रूल ऑफ इक्वलिटी। एक तो किस पर अप्लाई हो जाएगा, इस पर फर्स्ट पर अप्लाई हो जाएगा और रूल ऑफ इक्वलिटी अप्लाई हो जाएगा। एक सेकंड, ठीक है, ये इस पर अप्लाई हो जाएगा फिफ्थ के ऊपर जब फिफ्थ बनेगा तब। और थर्ड वेव हमारी एक्सटेंशन वेव वाली मानी जाएगी। क्लियर है, क्लियर है। तो ये रूल ऑफ इक्वलिटी और रूल ऑफ हमने चैनलिंग के बारे में समझने की कोशिश करी। ठीक है, अभी तो ये बन रहा है, फोर्थ वेव के समय में बन रहा है। मान लो चलो कि ये जो वेव बन रही है, सपोज करो नीचे की तरफ टूट करके मान लो पूरा का पूरा इसके नीचे आ जाता है, इस फर्स्ट वेव के नीचे आ जाता है, इस फर्स्ट वेव के नीचे आ जाता मान लो, तो ये पूरा का पूरा पैटर्न क्या होगा, थ्री वेव का नेचर बन जाएगा। ये एक, ये दो, ये तीन। क्योंकि जब तक यहाँ पर 4 और 5 नहीं बनेगा तब तक तो माना नहीं जाएगा ना। अभी हमने रूल अप्लाई करें तो रूल किसके लिए, इसके लिए तो है रूल, कि ये रूल इसके लिए तो है। अभी जो आपने रूल अप्लाई करें
कि भाई आपका जैसे फोर्थ वेव का संभावित टारगेट आपको पता करना है, तो आपने क्या कर रखा है, यहाँ से लेकर के ये ट्रेंड लाइन खींच रखी है आपने, ये वाली। एक सेकंड यार, फर्स्ट और थर्ड की ट्रेंड लाइन इस तरह से आपने खींच रखी है, क्योंकि आपको फोर्थ पता करना है। फोर्थ पता करना है तो इसको इस तरह से आपने चैनल बना रखा है, ये वाला चैनल बना रखा है। चैनल बना रखा है तो प्राइस जब भी नीचे की तरफ आएगा इसको नीचे काट देगा, और मान लो ऊपर नहीं जा पाता है तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा थर्ड एबीसी बन जाएगा। फिर ये एबीसी बन जाएगा इस तरह से, ये ए, ये बी और ये सी, क्योंकि ये बार बार इस तरह से ब्लैक करना पड़ रहा है, तो ये एबीसी बन जाएगा इस तरह से। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा नहीं हुआ और मान लो कि फोर्थ बनाया इसने यहीं पर, और यहीं से ऊपर की तरफ चला जाता है, यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाता है, तो हम इसको फोर्थ में मार्क कर देंगे यहाँ पर, और हमारा पांचवें का बनाएंगे टारगेट ऊपर की तरफ में। तो इस तरह से हमें पता लगाना होता है, इस तरह से हमें पता लगाना होता है कि कौन से रूल ऑफ एक्सटेंशन होते हैं, कौन से रूल ऑफ अल्टरनेशन होते हैं। जैसे रूल ऑफ अल्टरनेशन की मैं बात करूँ, रूल ऑफ अल्टरनेशन की मैं बात करूँ तो रूल ऑफ अल्टरनेशन का हिसाब किताब कैसे लगेगा। ये ट्रेंड लाइन आप, ये रिट्रेसमेंट लगे यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर कितनी रिट्रेसमेंट है, यहाँ पर 62% से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ से जो रिट्रेसमेंट लगाऊंगा तो 62% नहीं आना चाहिए इसके अंदर। इसके अंदर 38% से ज़्यादा करेक्शन ही नहीं होगी, 50% से ज़्यादा करेक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि 61 यहाँ कर चुका है, तो फोर्थ वेव 50% या 38% के आसपास ही करेगा, तो ये रूल ऑफ अल्टरनेशन लग जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर जो है ये फ्लैट करेक्शन है, और ये फ्लैट इलोंगेटेड फ्लैट है, क्योंकि ये सी वेव बड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ पर वो वाली करेक्शन लगेगी नहीं। यहाँ पर अगर फ्लैट कैटेगरी भी बनती भी है तो यहाँ पर ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम हो सकता है, सेम हो सकता है, क्योंकि ये रूल ऑफ अल्टरनेशन सेम हो ही नहीं, ये करेक्शन और ये करेक्शन सेम हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये रूल ऑफ अल्टरनेशन के रूल हो गए। जहां पर रिट्रेसमेंट और टाइम साइकिल की बात करूं तो ये पूरा अगर मैं टाइम देखूं तो यहां पर देख लेते कितना टाइम हुआ सेकंड वेव में, देख लेता हूं। सेकंड वेव में देखूं तो एक कैंडल, दो कैंडल, 3 4 5 6 7 8 9, 9 कैंडल में सेकंड वेव खत्म हुई है। तो यहां पर कितनी कैंडल बनी, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 कैंडल और बन सकती है। तो 9 और 9 सेम हो जाएगा, तो सेम हो नहीं सकता, या तो 7 कैंडल में खत्म हो जाएगा या फिर 9 से ज्यादा समय लेगा, 10 11 12 ऐसे। तो ये होता है रूल ऑफ अल्टरनेशन। रूल ऑफ अल्टरनेशन, रिट्रेसमेंट, सेकंड वेव की करेक्शन, इस दोनों में कितना टाइम लगा है, इसको कहते हैं रूल ऑफ अल्टरनेशन। फर्स्ट वेव में कितना टाइम लगा, थर्ड वेव में कितना टाइम लगा, ये होता है रूल ऑफ अल्टरनेशन, ठीक है। समझ लिया सारा। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखना, चैनलिंग रूल और इक्वलिटी रूल दोनों मैंने अच्छे से समझाए हैं। इम्पल्स के ऊपर आप ट्राई करना, देखने की कोशिश करना, और हम प्रैक्टिस और करेंगे, आपको धीरे धीरे और आपको समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू सो मच।